welcome to Dr. Shalini with us today. She's here to share her experience while she's treated COVID patients, and she is a super specialist. A very warm good afternoon and good evening to our participants and our audience from Australia and US. Um, my name is Aditi Agarwal और मैं आपकी आज की host हूँ. I have about 12 years of industry experience of working with different brands. और अभी मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ काम करती हूँ. आई विल स्टार्ट विद सम हाउसकीपिंग रूल्स. ये सेशन 1 घंटे का है अप्रोक्सीमेटली. प्लीज नोट दैट ऑडियो क्वालिटी माइट फ्लक्चुएट इन बिटवीन. अगर वेबिनार किसी वजह से बीच में रुक जाता है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप 1 से 2 मिनट प्लीज वेट करें एंड वी विल गेट बैक लाइव अगेन. In case of any disruption of network, please stay online and we will connect back on Facebook Live as well as Zoom meeting. आप अपने questions chat window में या फिर Facebook page of Healthy Ho पर post कर सकते हैं. We will be taking questions right after first 5 minutes of the starting of this session. This event is organized by Healthy Ho team along with Swasth Vihar Care. Sarika Mehta is the founder of Healthy Ho social initiative and is a filmmaker with 20 years of experience. Just wanted to introduce that this specific initiative is taken by Healthy Ho and Swasth Vihar Care for the well-being of everyone. A disclaimer, a small disclaimer by us and our team is that to the best of our ability and knowledge, partnering with doctors like Dr. Shalini, we are only here to guide you and help you. Please do not consider this as an alternative to government instructions and legal government guidelines. दोस्तों, हमारे मार्कंडे पुराण और भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि इस तरह की महामारी कई बार आएगी और बहुत जान और माल का नुकसान होगा. तब आध्यात्मिक और ईश्वर ध्यान, आपसी सहयोग और स्वयं और संयम से ही महामारी से हम निकल पाएंगे. आज हमारे साथ बात कर रही हैं डॉक्टर शालिनी. I would now like to introduce Dr. Shalini Mishra, who has done masters in surgery. Dr. Shalini Mishra is one of the few pediatric surgical oncologists in India exclusively practicing in this field. She has vast experience of 20 years after super specialization of masters in surgery. She is currently working as a senior consultant in pediatric surgical oncology at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Institute, Rohini, for the last 6 years. Welcome, Dr. Shalini. Thank you, Aditi, for the kind introduction. And I welcome आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस वेबिनार में. और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी हेल्दी हो और स्वास्थ्य विहार केयर टीम का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया. तो आज हम आप सभी से थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हम सबको पता है कि ये कोरोना वायरस की जो महामारी है वो काफी फैल रही है अपने देश में और मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इस वजह से हम सभी जानते हैं अब ये पिछले 2-3 हफ्तों से तो सबके परिवार में या जानने वालों में या दोस्तों में या काम करते हैं किसी न किसी को ये कोरोना वायरस की बीमारी हो चुकी है. तो सबसे पहले तो सुन के बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ लोगों में ये जान के लिए खतरा भी हो सकता है. तो सुनते ही बहुत ज्यादा डर लगता है. इसीलिए नेचुरल एक रिएक्शन होता है अपने अंदर कि हम पैनिक कर जाते हैं. तो अगर पैनिक करेंगे तो फिर उससे हमें क्या मिलेगा? मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी टफ सिचुएशन जब हमारे सामने आता है, जैसे मैं कैंसर के मरीजों को देखती हूँ, बच्चों के कैंसर की सर्जरी करती हूँ, तो मैं पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ कि को ये पता चलता है कि उनके बच्चे को कैंसर है, तो उनके लिए होता है, ऐसा लगता है कि सामने एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है और हम तो आराम से चल रहे थे रास्ते पे और सामने अचानक पहाड़ आ गया. अब इसको कैसे हम पार करेंगे? तो एक रिएक्शन होता है कि मेरे से नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं वापस चला जाऊं या मैं वहीं बैठ जाऊं और मैं हार मान लूं. लेकिन हार मानना बिल्कुल गलत है. ये इंसानों की फितरत नहीं होनी चाहिए. हमें हार कभी नहीं मानना है. दूसरा है कि मैंने ये चैलेंज को लिया, हमारे सामने मुसीबत है, हमें दिख रही है,
तो और लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस पहाड़ को चढ़ पाऊं, तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो चीजों का इंतजाम करूंगा, लोगों से मदद लूंगा कि मेरे पास ये छड़ी होनी चाहिए, मेरे पास रस्सी होनी चाहिए, मेरे पास हाइकिंग शूज होने चाहिए, मेरे पास खाने पीने का सामान होना चाहिए। तो वही हम कहते हैं कि हम हॉस्पिटल की जो टीम होती है, हम आपका सपोर्ट सिस्टम है, हम आपको हेल्प करेंगे, लड़ाई आपको खुद लड़नी है। इस कोरोना के उपलक्ष्य में मैं ये कहूंगी कि अगर हम सोचें और हमें नहीं होगा, ये हमें नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम अपना आराम से रिलैक्स रहें, वो गलत है। किसी को भी हो सकता है, चाहे आप जितने भी प्रिकॉशन ले, मुझे पता है सभी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम इस चीज के लिए तैयार रहें। अगर हमारे परिवार में किसी को भी कोरोना पॉजिटिव कोई भी हो जाता है, तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो मेन मेरा डिस्कशन यही रहेगा कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, और दूसरा ये रहेगा कि अगर हम में से किसी को होता है तो हम उसकी देखभाल घर पे कैसे कर सकते हैं। हमें दौड़ के अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, और हमें ये भी देखना है कि किस किस स्थिति में हमें अस्पताल की मदद लेने की आवश्यकता है। तो आई थिंक डॉक्टर अदिति के कुछ क्वेश्चंस हैं। श्योर। सो हमने करीब 10 क्वेश्चंस डॉक्टर शालिनी से पूछने के लिए कलेक्ट करें। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज feel free to write your questions on Facebook channel of Healthy Ho, as well as you can WhatsApp on the number, or you can share those questions on WhatsApp with Mr. Rakesh Mehta from Swasthya Care. So first question, जैसे कि आपने कहा डॉक्टर शालिनी that you've been treating children cancer patients, you've been treating cancer patients. So सबके दिमाग में एक डर है कि हॉस्पिटल जाएंगे, नॉर्मल कोई और बीमारी के लिए भी लोग हॉस्पिटल से डर रहे हैं। ये कितना सही है, कितना अवॉइड करना चाहिए, और आपकी क्या राय है इस बारे में? तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि कई सारे अस्पताल कोविड अस्पताल बन गए हैं जो नॉन कोविड बीमारियों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स में जो नॉन कोविड बीमारियों की देखभाल कर रहे हैं, वहां पर भी कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से। तो अस्पताल जाने में सबको यही डर लगता है कि जाके हम वहां से ना ले लें इन्फेक्शन, जो कि जायज है, नेचुरल सी चीज है। तो अगर हमें कोई ऐसी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बीमारी है या कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे किसी को ब्लड की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, और आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर को दिखा रहे थे, पहले से आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, तो आप उस डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अवेलेबल होते हैं कि जहां तक हो सके, अगर आपको परेशानी नहीं है लेकिन आपको सिर्फ कंसल्टेशन या रिविजिट करना था और आप नहीं जा पा रहे, तो आप उनसे ये अपनी दवा का एडजस्टमेंट या टेस्ट करा के उनसे रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे किसी को अगर कैंसर की बीमारी है, किसी को सांस फूल रही है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। ज्यादातर हॉस्पिटल्स हम लोग काफी ध्यान रख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम या हॉस्पिटल वाले किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना दें, और सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पेशेंट्स को भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हर वक्त मास्क पहन के रखेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, जहां भी कोई भी चीज को टच करेंगे हॉस्पिटल सर्फेस में तो उसके बाद अपने हाथों को साफ करेंगे। तो अनलेस की कोई अर्जेंट प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल जाना अवॉइड करें, हो सके तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करें। लेकिन अगर अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई घर पे नहीं मिल पा रहा सुझाव, तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर शालिनी। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन, पहले डॉक्टर शालिनी से हम 30 मिनट्स बात करेंगे, उसके बाद हमारे साथ हैं मौजूद मिस्टर दीपक, जिन्होंने एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव फाइट किया है और अब वो बेहतर फील कर रहे हैं। और हमारे साथ है मैक्स की टीम, जो अपनी एक वन ऑफ द फैसिलिटीज जो स्वास्थ्य केयर के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगी लास्ट के 10 मिनट्स में। हेल्दी हो इज नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और एनीबॉडी इन पर्टिकुलर, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, आपकी समझने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर शालिनी विद आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हेन शुड वी एक्चुअली गो टू द हॉस्पिटल? स्पेशली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं बैंगलोर में हूँ इस वक्त, और यहाँ पे इट्स रेनी सीजन और इन्फ्लुएंजा वायरस इज वेरी वेरी कॉमन।
आई थिंक इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, रनी नोज, pollen allergy. What is the difference in between to any other kind of common cold, influenza virus or COVID-19? Are there any particular indication that you can guide us all, जो हमें हेल्प कर सके समझने में कि ये कोरोना नहीं है और हमें नहीं डरना है अभी? तो कोरोना का जो मेन सिम्टम है उसको हम बोलते हैं ईली या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो आपको यही बता रहा है कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सिम्टम्स सिमिलर हैं। इसमें भी नाक का बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, ये इन्फ्लुएंजा में भी हो सकता है और कोरोना में भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन अवश्य रहता है कि हमें नॉर्मल कॉमन कोल्ड है या कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अपने आप को मॉनिटर करना है। अगर किसी को भी बुखार, खांसी जो होता है, तो आप एक तरह से सोचिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लेस पे नहीं आना चाहिए, आपको अपने घर में ही रहना चाहिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, पैनिक नहीं करना है। अगर आपका 2 दिन में ठीक हो जाता है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, बुखार बहुत ज्यादा नहीं होता है, फिर डेफिनेटली किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि आपका किसी कोरोना पॉजिटिव से कांटेक्ट रहा है क्या, आपके आसपास या आपके वर्क प्लेस पे, या जहां आप अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका फ्रीक्वेंट कांटेक्ट रहता है, तो ऐसे में हो सकता है आपको, अगर आपका कांटेक्ट रहा है तो आपको टेस्टिंग कराना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है वो काफी हेल्पफुल है, और हम लोगों के ऐप पे अक्सर आता रहता है नोटिफिकेशन, रिसेंट कांटेक्ट विद पॉजिटिव पेशेंट ऐसा आता है। हमें रिस्क भी हमारा कभी बढ़ा देते हैं, वो मॉडरेट रिस्क करते हैं क्योंकि हम लोग रोज हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उसके बाद फिर अपनी सेल्फ असेसमेंट उस पर करते हैं, और हफ्ते के बाद जब सेल्फ असेसमेंट में कुछ नहीं आता तो हमारा रिस्क वापस नॉर्मल भी हो जाता है। हमारे कुछ साथ के कुछ डॉक्टर्स को फोन भी आए कि आपका रिस्क हाई दिखा रहा है लेकिन आपने अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं किया है, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो आई थिंक आई शुड कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन दिस ऐप। तो जरूर सब लोग ये ऐप देखते रहें, और अपना, खासकर जब घर से बाहर जाते हैं तो आप अपना ब्लूटूथ और लोकेशन जरूर ऑन करें, मार्केट प्लेस में जरूर, क्योंकि वहां पर आप मॉनिटर नहीं कर सकते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अब ये पोलन एलर्जी और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कंफ्यूजिंग हो सकती है, और हमें बस ये है कि अपने आप को मॉनिटर कर रहना है। कोरोना में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि मुंह का स्वाद खराब हो जाना, स्मेल नहीं आना, किसी किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट खराब भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हैं तो चांसेस हैं कि हो सकता है कोरोना हो। फाइनल तो तभी हो पाएगा जब उसकी टेस्टिंग होगी, और खासकर जैसे अगर आप ऐसे शहर में हैं जैसे अदिति कह रही हैं जहां पर पोलन की प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर घबराने की बात नहीं है, हो सकता है वही हो। अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपकी उम्र 65 साल से कम है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपको कोई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, आपको कोई क्रॉनिक लंग इलनेस नहीं है, कोई हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप कॉशियस रहें, दूसरों से ना मिलें, क्योंकि अगर बाद में चल के पता चला कि ये कोरोना था, तो और आपने ये सोच के कि मुझे तो इन्फ्लुएंजा, मुझे कुछ नहीं हुआ, और आपने लोगों को दे दिया, स्प्रेड कर दिया, वो ठीक नहीं रहेगा। Doctor, what are the medicines we must keep at home? And can you also explain for the senior citizens, for the benefit of senior citizens here, how do we exactly read? दोस्तों, हम आपका थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ज्यादा समय लेंगे इस चीज पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। Could you please explain it to us, doctor? तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमें प्रिपेयर रहना है। जब हमें पता चले कि बुखार शुरू हो गया, गला खराब हो गया, उस समय पैनिक में, आपाधापी में, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं और हम बाहर नहीं जा सकते खरीदने के लिए, फिर किसी और से हमें मदद लेनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि हम 2 महीने की दवाइयां अपनी लेके रखें। खासकर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ दवाइयां चल रही होंगी, या ब्लड प्रेशर की, या फिर मधुमेह या डायबिटीज की होगी, हार्ट डिजीज की होगी, थायराइड की हो सकती है,
किसी आर्थराइटिस की दवाई हो सकती है जो चल रही हो, तो वो दवाइयाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, उनको बंद ना करें, क्योंकि अगर कोई दवाई बंद करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर प्रॉब्लम होगी और अस्पताल जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी दवाइयों का स्टॉक 1-2 महीने का जरूर रखें अपने पास, और किसी अपने आसपास के केमिस्ट का कांटेक्ट नंबर रखें कि आपको दवाइयों की जरूरत पड़े तो वो दे सकें। अब कोरोना से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि फीवर आता है, तो सबसे सिंपल दवाई फीवर के लिए है पैरासिटामोल, जो कि क्रोसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 2 स्ट्रेंथ होते हैं, 500 मिलीग्राम, और डोलो आती है 650 मिलीग्राम की। तो जिनका वेट 50 या उससे कम है उनके लिए 500 मिलीग्राम काफी है, और जिनका 70 के आसपास वेट है उनके लिए 650 मिलीग्राम काफी है। बच्चों के लिए फिर सिरप आती है, पर बच्चों के लिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि बच्चे काफी इम्यून हैं इस बीमारी से, बहुत रेयरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हमें पैरासिटामोल जरूर घर पे रखना चाहिए। सर्दी खांसी जुकाम के लिए कोई भी एंटी एलर्जिक जैसे कि एलेग्रा हो गई या सेट्रिजिन हो गई, ये हम रख सकते हैं, जो हमारे इंडिया में तो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। आई थिंक यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ये सब दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर नहीं मिल पाती हैं, तो ये हम रख सकते हैं, माइल्ड चीजें हैं। और बाकी एसिडिटी के लिए कोई दवाई रख सकते हैं, क्योंकि कई बार कोरोना में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेट खराब भी हो सकता है। एसिडिटी के लिए यूजुअली हम पैन-डी 40 सभी घरों में तो अवेलेबल ही होता है, वो भी आप ले सकते हैं। बीटाडीन माउथ गार्गल, ये एक माना गया है कि जो बीटाडीन से माउथ गार्गल करने से कोरोना वायरस को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको बीटाडीन से गार्गल करना चाहिए पानी में डाल के, तो ये भी हम अपने पास घर पे रख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जो कोविड पॉजिटिव है कि उनको बीटाडीन से माउथ गार्गल्स करें। इसके अलावा कोई स्टीम लेने का, या तो अगर आपके पास स्टीमर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप घर में भी ध्यान से किसी ऐसे बर्तन में स्टीम ले सकते हैं। बाकी आप कुछ बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं। एक हमदर्द का स्वालिन टैबलेट है, मैंने बहुत उससे फायदा देखा है कि उसको हम अगर में उबाल के 4 टैबलेट 1 कप पानी में 4 टैबलेट घोल के और उसको काढ़े की तरह पी जाएं, उसमें मुलेठी वगैरह होती है, वो काफी इफेक्टिव रहता है कॉमन कोल्ड के लिए भी, मैंने खुद भी यूज किया हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए जानते हैं कि जो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है, इसके लिए भी अपनी जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं, सिम्टोमेटिक ही होती हैं। मोस्टली फीवर हो गया उसके लिए ले लिया, जुकाम हो गया उसके लिए ले लिया। और सबसे जरूरी है कि जो दवाइयां किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए सीनियर सिटीजन ले रहे थे पहले से, वो अवश्य लेते रहें और उनका स्टॉक रखें अपने पास। थैंक यू डॉक्टर शालिनी, आपने वो थर्मोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और हाँ, वो फॉर द या बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी एक बार प्लीज आप समझा दीजिए। या तो इसके अलावा हमें थर्मोमीटर जरूर रखना है अपने घर पे। ध्यान रखें कि थर्मोमीटर फंक्शनिंग ये काम कर रहा है, क्योंकि जब डाउट होगा कि बुखार है या नहीं है तो उसकी पुष्टि थर्मोमीटर से देखकर ही पक्का पता चल जाएगी कि हाँ कितना है। तो 98.5 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कभी अगर 99 बुखार है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 100 से ऊपर है तो जरूर अवश्य देख। तो अगर हम अपना किसी को बुखार शुरू हो रहा है या गला खराब शुरू हो रहा है, तो एक अच्छी बात है कि दिन में 2 या 3 बार अपना टेम्परेचर नाप के और एक चार्ट बना लें और उस पे लिख लें। उसी तरह से एक ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम कहते हैं फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर। ये कई कंपनीज में मिलता है, और ऐसे छोटा सा इसके अंदर ये होता है, ये मशीन है, इसमें हम ऑन करते हैं, बहुत सिंपल है ये, और अपनी उंगली को इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब ये मेरा पल्स रेट दिखाएगी और सैचुरेशन दिखाएगी, यानी कि मेरे ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एडवाइजेबल है कि सब लोग अपने घर पे रखें, खासकर सीनियर सिटीजन्स। घर में एक इंस्ट्रूमेंट काफी है मेरे ख्याल से। अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट उनके लिए ही रखा जाएगा, बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर इसके बीच में उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि मेरा पल्स रेट, अभी मैं बात कर रही हूँ इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और सैचुरेशन 97 आ रहा है। ठीक है,
तो अगर ये सैचुरेशन जो है ये वाला, ये 95 से कम होता है, इसका मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कुछ कमी हो रही है, तो हमें जरूर मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, घर पे नहीं रहना है, या ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है और हमें हेल्प लेना है और शायद हॉस्पिटल हमें जाना चाहिए। उसी तरह से अगर जब हमें बुखार आता है तो ये पल्स रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बोलना कम करूंगी तो ये 80 पे आ जाएगा, नॉर्मल 70, 80, 90 ऐसे रहता है। आप अपना बेस चेक करके रख सकते हैं कि मेरा कितना आ रहा है। तो अगर 120 आ रहा है पल्स रेट, इसका मतलब आपको शायद फीवर है या कुछ सांस की तकलीफ हो रही है। और इसी तरह से हम एक रेस्पिरेशन रेट भी अपना खुद का मेजर कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार सांस हम लेते हैं, या कोई और केयर गिवर, कोई और फैमिली मेंबर चेक कर सकते हैं। जब हमें बुखार नहीं है उस समय आराम से लेटे हुए हैं, तो अगर अपने पेट के मूवमेंट को देखें, जितनी बार हम सांस लेते हैं वो काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनके लिए ये छोटे से पोर्टेबल ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी मिलते हैं जो हम रख सकते हैं घर पे। नॉर्मली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है। ये इस तरह मॉनिटर होता है और ये इसका कफ होता है, यहाँ पर ये कनेक्ट होता है मशीन से, और मैं आपको दिखाऊंगी इसको बीपी को कैसे लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। तो इसका जो ये एक बीपी कफ है, इसमें वेलक्रो होता है। आपने देखा होगा कभी भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स मेजर करते हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। एक ये पाइप होती है, हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ हो और हमारी बाजू पे अंदर की तरफ हो। तो मैं इसको वेलक्रो को खोल के अपनी पे लगाऊंगी और इसको टाइटली इसको मैंने यहाँ पर वेलक्रो को बंद कर दिया। ये नीचे की तरफ है और अंदर की तरफ है। अब इसकी ट्यूबिंग मशीन से कनेक्ट कर देंगे और इसको करेंगे ऑन। तो जैसे ही ऑन करेंगे फिर ये मेरा जो टाइट हो रही है क्योंकि वो हवा भर के इसमें से मेरा बीपी चेक कर रहा है मशीन। तो थोड़ी देर में ये हमें रीडिंग दिखा दे। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो ज्यादा भी हो सकता है। तो सबको अपना बेसलाइन पता होना चाहिए। एज के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होती हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक क्वेश्चन इस चीज के लिए कि अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है जैसे कि शुगर, थायराइड, डायबिटीज कुछ, तो क्या कोरोना वायरस ज्यादा हार्मफुल है इनके लिए, और कैसे, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं इनको? क्या कोई एक्स्ट्रा, ऐसे पेशेंट्स को क्या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए? यस, सो मेरा ये 132/85 आ रहा है। सुबह 120/70 था। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ शायद इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो जिनको प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है यानी कि वो इम्यूनो सप्रेशन दवाई पे हैं जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है या कैंसर बीमारी है, और प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, इन सभी लोगों की, और उम्र में 55 साल से ज्यादा जो हैं उनको प्रिकॉशन ज्यादा लेने चाहिए। और 65 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो लोग सभी ज्यादा प्रोन हैं क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो उनको बिल्कुल ये लॉकडाउन जो ओपन हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनको घर में ही रहना चाहिए, लॉकडाउन की तरह ही रहना चाहिए जो एट रिस्क लोग हैं। क्योंकि और आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर के अंदर कोई आने जाने वाला वर्कर ना आए तो बेहतर है। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की बात हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे कोई वर्कर आ रहा हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कैरियर हो सकता है। तो जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है अपना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक और क्वेश्चन है, 5 लोगों ने ये सेम क्वेश्चन पूछा है अभी। इफ समवन गेट्स कोरोना पॉजिटिव, देन आफ्टर हाउ मच टाइम बाकी फैमिली मेंबर्स को टेस्ट करना चाहिए, और
प्लीज आप गाइड करें कि क्या कंडीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए घर पे, क्या प्रिकॉशंस आइसोलेशन के हम ले सकते हैं, प्लीज इन दोनों चीजों पे एडवाइस करें। बहुत सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट की भी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, हर स्टेट की गाइडलाइंस हैं, काफी अच्छे डिटेल गाइडलाइंस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ जो भी मेरे जानकारी में है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपके घर में कोई एक व्यक्ति, जो मैं कह रही थी प्रिपेयर्डनेस की तरह तैयारी करके रखनी है, तो तैयारी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास सामान, राशन वगैरह भी होना चाहिए 1-2 महीने का, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई आता है और आप होम क्वारंटाइन के लिए आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके घर से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे नहीं हो। जो पॉजिटिव पेशेंट है वो भी, और उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, कोई भी घर से स्टेप आउट नहीं करना है कम से कम 17 दिन के लिए। और उसमें ये होता है कि कम से कम 10 दिन बुखार नहीं हो। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं, सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर से कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, अभी हम बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 हफ्ते 17 दिन के लिए हमारे पास घर में सामान होना चाहिए कि हमें ज्यादा किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़े। अब उस सामान में मैं सोचती हूँ कि मिल्क पाउडर हो गया, टेट्रा पैक मिल्क हो गया, और बाकी राशन का सामान हो गया, आलू प्याज टमाटर जो खराब नहीं होगा, तो ये सब चीजें, बेसिक चीजें हम रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि हमने दवाइयां भी रख ली हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात है कि हमें अपने घर में एक कमरा तैयार करना है जिसमें अटैच्ड बाथरूम हो, कि हम में से कोई भी एक जना अगर अफेक्टेड हो जाए तो हम उसको घर में उस रूम में आइसोलेट कर सकें, और उस रूम को, उस बाथरूम को कोई दूसरा घर का बंदा यूज नहीं करेगा। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए, और जो मेंबर, घर का मेंबर अफेक्टेड हुआ है, उससे कम्युनिकेशन फोन पे ही होना चाहिए, आमने सामने बात नहीं करना है। खाना हम दरवाजे के बाहर एक स्टूल पे रख सकते हैं और फिर वहां से हट जाएं, और जब वो उनको बता दें फोन करके कि आपका खाना रखा है, कमरे का दरवाजा खोल करके ले लें अंदर और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दें, ऐसा करना चाहिए। अगर कोई उस कमरे में जाएगा तो उसको मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के जाना पड़ेगा और वापस आके सारा कुछ डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी हम, उसका तरीका ये भी होता है, कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने पढ़ा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और कई यूट्यूब वीडियोस भी बने हैं, और जो लोग इस बीच से गुजर के जा चुके हैं, दीपक जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। सबसे आसान होता है कि जो मेंबर पॉजिटिव है वो अपने कमरे में आइसोलेटेड रहे। वो कमरा हो सके तो वेंटिलेशन, अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, खिड़कियां खुली रखें, हवादार होना चाहिए। वो इंसान अपना बर्तन खुद धोए, अपने कमरे की सफाई खुद करे, अगर वो इस लायक है, इस स्टेट में है। होम आइसोलेशन में माइल्ड सिम्टम वाले लोगों को ही रखना चाहिए, जिनको सिवियर है, जिनको बहुत परेशानी हो रही है, जिनको अटेंडेंट की जरूरत है, उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए। तो उस इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए ताकि उसके परिवार के बाकी लोग वायरस से कांटेक्ट में नहीं आए। तो उसके बाथरूम में हमें जो क्लीनिंग सॉल्यूशंस हैं, फर्श की सफाई के लिए लाइजॉल, जो भी आपके घर में है, अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% तो वो भी रख सकते हैं। सैनिटाइजर होना चाहिए टॉयलेट क्लीन करने के लिए, हार्पिक वगैरह जो भी है, सर्फ या साबुन, ताकि वो कपड़े अपने खुद धो सके। तो सिंपल, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक ही कमरे में, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। बस आपको ये है कि उनको थोड़ी देर सर्फ के पानी में, साबुन के पानी में डाल देंगे और निकाल के सुखा देंगे। तो 2-3 जोड़ी कपड़े उनके पास रखें, बेडशीट रखें, क्योंकि अच्छा होगा कि वो खुद अपना सब कुछ चेंज करें। कोई बस से अगर इंसान जाता है उस कमरे में तो उसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और फिर वह जब वो वापस बाकी मेंबर्स के पास जाएगा तो उस अफेक्टेड इंसान से वो बाकी मेंबर्स को भी दे सकता है। और खासकर अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या कोई भी हाई रिस्क इंडिविजुअल है, तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं एक माइल्ड सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को, तो उस घर में कोई हाई रिस्क फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, वो बेटर, सेफर रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह से वो हाई रिस्क मेंबर को इन्फेक्शन लग गया तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और खाने पीने में फ्रेश खाना और एक बैलेंस डाइट जो होता है, ऑयली चीजें अवॉइड करना, और अपने आप को
खुश रखना, लोगों से बातें करना, जो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है, वो एक मिसनॉमर है एक्चुअली। इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हमें एक दूसरे से भावनाओं में दूरी नहीं बनानी है, हमें एक दूसरे का साथ देना है और सबसे बातें करनी है। वीडियो कॉल करिए। आजकल इंटरनेट की वजह से आई थिंक ये काफी आसान हो गया है। मुझे लगता है कि 1920 वाला जो था, उस समय लोगों को एक दूसरे से बात करने में बहुत प्रॉब्लम रही होगी। हम लोग तो अभी ग्रुप वीडियो कॉल कर लेते हैं, जूम चैट कर लेते हैं, फेसबुक लाइव कुछ भी कर लेते हैं, अकेलापन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सभी लोगों से कांटेक्ट रखना है, अपने आप को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और ये सोच लेना कि हाँ, ये प्रॉब्लम हुई है मुझे, पर कोई बात नहीं, हम इससे विजयी ही निकलेंगे। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स सारे प्रिकॉशंस लेके, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर एक क्वेश्चन जितने है ये। नेबर्स हैं उनको हेल्प करने की बहुत आवश्यकता है। मैं कहती हूँ कई बार होता है आपसी मनमुटाव होता है, एक ही फ्लोर के पे दो तीन आगे पीछे एक बिल्डिंग में रहे होते हैं, किसी छोटी मोटी बात पे लेके मनमुटाव भी हो जाता है। कई बार होता है कि बातचीत करने की स्थिति भी नहीं है, लेकिन ये एक मौका है जब सारी पुरानी बातें भूल के हमें एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वही आपका सामान लाके आपके घर के बाहर एक कोई स्टूल या मोढ़ा रख देंगे, जिसके ऊपर वो सामान रख के और चले जाएंगे, और आपको कॉल कर देंगे कि हमने आपका सामान रख दिया है। जब वो सामान रख के चले जाएंगे, उनके जाने के बाद आप दरवाजा खोल के वो सामान अंदर लेंगे। और अगर आपको किसी कैश करनी है तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप कैश पेमेंट। जब आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो आप या तो कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज करेंगे, पेटीएम यूज करेंगे। पे काफी सिंपल है, मैंने भी रिसेंटली अपने फोन पे डाउनलोड किया है उसका ऐप। और ऐप डाउनलोड करने से आपको केवाईसी की भी जरूरत नहीं है, या आपके पास ऑनलाइन पेमेंट। आजकल सभी लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग बहुत नेट savvy नहीं है, पर 2-3 सिंपल चीजें कोशिश करके, गूगल पे है, बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप अपनी में लिख के रख लीजिए, जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम आपको पैसे दे देंगे बाद में। तो उस टाइम पे कोई भी आपके घर से कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। आपके घर का जो कूड़ा है भी अलग से उठाया जाना चाहिए। तो एमसीडी के लोगों को, आपको जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां भी आप रह रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके वो कूड़ा आपका अलग ले जाएं। तो लोग, जो गीला कूड़ा किचन का है, मैं उसके बारे में एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, कुछ लोग घर पे होम कंपोस्टिंग करते हैं, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि हमारे घर का कूड़ा कहीं बाहर भेजने की कोई टेंशन नहीं होती। हम अपने आप ही उसको मैनेज कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है वो कंपोस्टर, सिंपल सा तरीका कर सकते हैं। आपके बालकनी में कोई गमला होगा या घर पे कोई गमला होगा, एक पौधे को आप उखाड़ दीजिए या उसको किसी बाल्टी में डाल दीजिए। एक मिट्टी का गमला बेटर होगा, बड़ा गमला, उसको खाली कर लीजिए, उसकी मिट्टी किसी थैले में डाल दीजिए। जो घर की सब्जियों वगैरह की पील्स है, उसको थोड़ा सा धूप सुखा के आप इस गमले में नीचे डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। हर रोज ऐसे लेयर करते जाइए, वो अपने आप कम भी हो जाता है। ये एक सिंपल तरीका है। अपने घर का वेस्ट आप खुद आपके घर में ही बिना बदबू के रिजॉल्व हो जाएगा। एक सिंपल तरीका, अभी गर्मी का मौसम है, इसमें आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो इन सारे प्रिकॉशंस के साथ आप आराम से इस लड़ाई को लड़के और विजयी होकर निकल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक क्वेश्चन इस कब अगर एक कोरोना पेशेंट एक परिवार में है और उसने विजय पा ली है इस डिजीज से, और कुछ सिम्टम्स दूसरों को लग रहे हैं, कम सिम्टम्स, कब उनको जाके कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? और अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो क्या टेस्ट कराना चाहिए, सिर्फ इस रीजन की वजह से क्योंकि उनके परिवार में किसी को कोरोना था? तो अगर आपके परिवार में आपका क्लोज कांटेक्ट है, आपके घर के किसी मेंबर को कोरोना हुआ है और एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो आप टेस्ट करा सकते हैं। आप किसी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे अगर एसिम्प्टोमेटिक यानी आपको कोई भी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है, तो 5 दिन के बाद कराना चाहिए। और इस 5 दिन में आप अपने आप को भी आइसोलेट करके ही रखेंगे, प्रिकॉशन उसी तरह से लेंगे कि आपको भी हो सकता है, तो यानी कि आप भी घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 से 10 दिन के बीच टेस्ट कराना एसिम्प्टोमेटिक के लिए सही होता है। अगर कोई दूसरा बंदा, घर के परिवार का दूसरा बंदा सिम्प्टोमेटिक हो जाता है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि
एक इसका थोड़ा सा बीच में सोशल स्टिग्मा भी हो गया था कि हमें टेस्ट नहीं कराना, घर 6 लोग हैं, 6 बीमार हैं, लेकिन हमें टेस्ट नहीं कराना क्योंकि बाकी सब लोग सोचेंगे या कहेंगे या हमें वो अलग कर देंगे या स्टिग्मेटाइज कर देंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है? इसमें किसी की गलती नहीं है कि आपको हो गया, ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि आजकल हम कांटेक्ट में पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि कहाँ किससे कांटेक्ट हुआ था, फिर भी लोगों को हो जा रहा है। तो क्योंकि इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, इसलिए इसमें सोचने की बात नहीं होती कि हमें टेस्ट नहीं कराना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, हम माइल्ड माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, हमारे अंदर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है कोई अंडरलाइंग, सब लोग हेल्दी हैं और हमें नहीं कराना, ठीक है, लेकिन आपको घर के अंदर लॉक्ड रहना पड़ेगा 17 दिन के लिए। अगर आप टेस्ट भी नहीं भी कराते हैं, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी सोसाइटी की तरफ कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो मुझे किसी और बंदे को नहीं देना है ये इन्फेक्शन, मुझे यहीं पे रोक देना है, मुझे यहीं पे इस साइकिल को कट कर देना है। और वो तभी हो सकता है जब हम लोगों से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। What is the process of getting a coronavirus test done? डॉक्टर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बारे में, क्योंकि हम सबको इतने सारे न्यूज चैनल्स, इतना सारे व्हाट्सएप वीडियोस आ रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दे पा रहे हैं इजीली। ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की टू आइडेंटिफाई प्रॉपर, और हम समझते हैं इट्स अ हार्ड टाइम फॉर एवरीबडी, सबके लिए ही उतना मुश्किल है। लेकिन प्लीज आप एक क्लियर प्रोसेस बताइए, अगर मुझे सिम्टम्स हैं तो कब, कैसे डॉक्टर को अप्रोच करके, अगर टेलीमेडिसिन के थ्रू है या फिर हम जा सकते हैं, तो हमें कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? Okay. तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको अपने आरोग्य सेतु ऐप पे अपलोड करना चाहिए, अपना स्टेटस असेसमेंट करना चाहिए कि आपको सिम्टम आ रहे हैं। और उस पे भी हेल्पलाइंस हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के भी हेल्पलाइंस हैं। आई थिंक एक जो वेबसाइट delhiFightsCorona.in /home, इसके ऊपर वीडियो भी है कि आपको होम क्वारंटाइन में कैसे रहना है। और इवन लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड लैब्स भी मिलते हैं। पर पहले होम कलेक्शन हो रहे थे दिल्ली में, आजकल नहीं हो पा रहे हैं होम कलेक्शन, शायद इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया है कि होम कलेक्शन में वो भेज नहीं पा रहे लैब वाले। तो किसी भी जो कोविड केयर सेंटर है या किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में, आजकल तो हर हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर्स हैं, आप जो अपने घर के पास है वहीं जाएं, दूर नहीं जाएं। वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये सिम्टम हो रहा है और हमें ये कोरोना टेस्ट कराना है। या तो हॉस्पिटल खुद का होता है या उनका किसी न किसी लैब से टाई अप होता है, तो वो लोग फिर गाइड कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पे भी कॉल कर सकते हैं। आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट का 1031 है, दूसरा वो नेशनल वाला अगर ये नंबर 1075 है। नहीं मिले, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि हम किसी प्राइवेट लैब में जाकर ये टेस्ट करा लें? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट लैब में, जी बोलिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मतलब क्लियर वो नहीं है, अगर ये नंबर नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोगों ने वीडियोस डाली है कि 100 बार मिलाने पर भी नंबर नहीं मिला, या कोई पेशेंट जो सिम्टम्स के साथ एक एक दो दो दिन लग गए उनको नंबर मिलाने में या गवर्नमेंट फैसिलिटी को रीच आउट करने में। तब हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए, बट टेस्ट के लिए क्या आप प्रोसेस, क्या आप गाइड करेंगे? तो आप डायरेक्टली प्राइवेट लैब्स के हिसाब से आप टेस्ट अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और हर डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। तो हर जगह रेगुलेशंस हैं। तो असाइन डॉक्टर्स हैं, वो आपसे या तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या फोन पे बात करेंगे या आप उनको जाके दिखाएंगे, उसके बाद ही वो कर सकते हैं टेस्ट। तो शायद उन्होंने रेगुलेशंस इसलिए किए हैं कि एक पैनिक टाइप का क्रिएट हो गया और हर कोई चाह रहा है कि मेरा भी हो जाए। अगर हल्की सी सिम्टम्स है या सिम्टम्स नहीं भी हैं, हमें डर लग रहा है कि मेरे 2 घर छोड़ के किसी को हुआ तो मैं भी टेस्ट करा लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितनी टेस्टिंग किट्स हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट में ही है, तो हमें भी उनका साथ देना है। पर हाँ, अगर किसी को कोई सिम्टोमेटिक है, उनको टेस्ट कराना है। मैं मानती हूँ कि आजकल टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, पहले ज्यादा आसान था कि हम लैब वालों को अगर आप कांटेक्ट करेंगे, उनको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, उसके बिना वो नहीं
और और क्या जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन टेलीफोनिक होते हैं वो हॉस्पिटल के स्पेसिफिक भी होते हैं। श्योर, क्या टेलीफोनिक प्रिस्क्रिप्शन ऑन व्हाट्सएप या ईमेल, विल दैट डू? क्या हम वो यूज कर सकते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ईच लैब। आई थिंक कुछ कोई लैब तो प्राइवेट लैब शायद एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि गवर्नमेंट सेटअप्स में थोड़ी वेटिंग ज्यादा है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप अगर टेस्ट टेक प्रिकॉशंस कराने के लिए फर्स्ट। क्यू में भी हुए हैं आपको, हाँ 4 दिन लग भी जाते हैं टेस्ट कराने में, इस बीच में आप प्रिकॉशन वैसे ही लीजिए जैसे कि आपने सोच लिया कि हाँ पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव आ गया तो आप रिलैक्स कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थैंक यू डॉक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ सीनियर सिटीजन्स की तरफ से। इन केस आवर ऑक्सीजन इज एट लो लेवल एंड वी वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल जैसा कि हम सब जानते हैं दे आर वेरी वेरी occupied and they are not taking not ready to take them, what are our options? सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बेस्ट होगा कि आप हॉस्पिटल में जाएं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी वाले टाई अप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया मैक्स हॉस्पिटल से, तो अगर पहले से कुछ टाई अप करके रखेंगे हॉस्पिटल से तो जरूर इसका फायदा होगा कि जब आपको आवश्यकता हुई कभी ऑड आवर्स पे भी, तो आपका हॉस्पिटल आपको सपोर्ट पाएगा, आपके लिए कुछ बेड्स असाइन कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि उनकी भी मजबूरी रहती है, अगर उनके बेड्स फुल हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम रहती है। और ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाती है कि किसी की परेशानी बढ़ रही है और आपको बेड नहीं मिल पा रहा, ये एक बहुत मुश्किल स्थिति रहती है। और कुछ सोसाइटीज में ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का इंतजाम किया गया, लेकिन जो भी है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं, लेकिन ये सारी टेम्पररी चीजें हैं। अगर सैचुरेशन कम हो है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे तो वो आपको मना नहीं कर सकते कि हम आपको नहीं लेंगे। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां उनके बेड्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसके ऊपर वो एम्प्टी बेड्स भी दिखाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में, आई एम श्योर ऐसे ही मुंबई में, बैंगलोर में, हर जगह होगा कि वेबसाइट्स पे दिखाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली हैं। मैंने सुना पढ़ा है कई बार उसमें डिस्क्रिपेंसी भी होती है, और बेड्स खाली दिखाने के बाद भी जब कोई वहां जाता है तो फिर बेड नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि आसपास के हॉस्पिटल से अगर टाई अप करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पे हम आसानी से वहां जा सकें, वो बेस्ट होता है। और कुछ एक बैकअप जरूर होना चाहिए, लेकिन वो बैकअप अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसकी पूरी मेंटेनेंस चाहिए, कोई उसको देखभाल करने वाला बंदा चाहिए, कैसे चलाना है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये सारी चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। सो इसी लिए स्वास्थ्य विहार केयर ने सोल्यूशन लिया है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ स्वास्थ्य विहार, और बाकी RWA भी कर सकते हैं। एक जस्ट ऑप्शन है, मैक्स हेल्थ केयर के साथ टाई अप किया है जिसमें दे आर हेल्पिंग अस, एंड ये हमें आपके बाद दीपक जी जो कोरोना पॉजिटिव फाइटर है, और उसके बाद मैक्स केयर वाले हमें ये बताएंगे। सो फॉर फ्रेंड्स यू कैन वेट, आप रुक सकते हैं अगर आपको जानना है और इस बारे में। हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स की बात कर रहे थे। अगर डॉक्टर RWA ने ऑर्गेनाइज किए, जैसा कि स्वास्थ्य विहार में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन ऑर्गेनाइज करी है, सो हाउ एंड इन व्हाट केसेस शुड दैट बी यूटिलाइज्ड? तो जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि मेरी ये स्पेशलिटी नहीं है, पर मैंने अपने कुछ इंटेंसिव फ्रेंड्स से बात की है, तो उनका ये कहना है कि ये एक टेम्पररी मेजर की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर किसी का सैचुरेशन कम हो रहा है और हमें एम्बुलेंस अरेंज करने में, हॉस्पिटल पहुंचने में 2-3-4 घंटे का टाइम लग रहा है, इमीडिएटली नहीं हो पा रहा है, तब तक के लिए हम ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ऑक्सीजन उनको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ना फ्लो बहुत ज्यादा नहीं आता, तो जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो कम होता है। और वो नॉर्मल उसके उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा होता, जो नॉर्मल ऑक्सीजन का एयर है, हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है उसी को कॉन्सेंट्रेट करके वो देता है। तो ये एक एज ए टेम्पररी मेजर ये यूज किया जा सकता है। किसी को हॉस्पिटल्स, मतलब अगर नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटल में बेड, तो इसको हम थोड़े 1 आध दिन तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर इसको हमें हमेशा टेम्पररी मेजर की तरह रखना चाहिए, क्योंकि उसको फिर मॉनिटर करना भी एक बहुत मुश्किल काम है सोसाइटीज में या किसी घर में या इस तरह से।
ओके, मैं वेलकम करना चाहूंगी अब डॉक्टर दीपक को। हम आप दोनों के साथ बात करना चाहेंगे। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जानकारी अच्छे से मिल पाएगी सारे ऑडियंस को अगर हमारे साथ डॉक्टर और रिसेंटली फॉट कोविड पेशेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत वेलकम दीपक जी कि आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अ, क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, आपकी आपको कैसे पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपने कब टेस्ट कराया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डॉक्टर शालिनी। दीपक जी, आप अपना वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा तेज कर सकते हैं क्या? थैंक यू। अब ठीक आ रहा है मैम? थोड़ा सा और प्लीज। अब ठीक आ रहा है? यस, परफेक्ट, थैंक यू दीपक जी। हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सोनी। और अब मैं मेरे हिसाब से जब से मेरे को फीवर स्टार्ट हुआ था 31 ऑफ अप्रैल, यस, अब मेरे को 14 दिन के करीबन हो गया है। और अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और मेरे को एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मेरे को इन्फेक्शन जो आया है वो पब्लिक प्लेस से आया है। हालांकि मैंने गलती से इतना नोन होके भी गलती ये करी कि मैं पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिया था, और मुझे डेफिनेटली श्योर है कि वहीं से मेरे को इन्फेक्शन आया है। तो एक तो मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अवॉइड करिए कि पब्लिक टॉयलेट ना यूज करें। दूसरा, जैसे ही मेरे को 31 को मेरे को फील हुआ कि फीवर, मेरे को गला भी खराब हो रहा है हल्का सा, स्नेकिंग चालू हो रही है, और मेरे को फीवर भी स्टार्ट फील हो रहा था। तो मैंने, हमारे फिजिशियन है डॉक्टर श्रीवास्तव, वो मेरे नेबर हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया जस्ट कैजुअली कि डॉक्टर साहब ये इशू आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन रिकमेंड करी, एंटीबायोटिक 5 डेज के लिए। तो 3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद में, उसके बाद मेरे को सडन मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मेरे को टेस्ट और स्मेल जो है मेरे को नहीं सेंस हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने डॉक्टर साहब से दोबारा कंसल्ट किया, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि आप कोविड टेस्ट भी कराएं। पहले उन्होंने मेरे को सीबीसी रिकमेंड किया था। सीबीसी के अंदर डाउटफुल ये था कि आपको सॉरी, थोड़ा मेरे गले में अभी भी थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए तो उन्होंने मेरे को अपना डेंगू के लिए डाउटफुल टेस्ट करने के लिए सीबीसी बोला था। तो सीबीसी हमने चेक करा, रिपोर्ट आने के बाद में सब ठीक था। इवन इनसे डॉक्टर साहब ने कहा आपको कोविड भी नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि इसमें आपका लिम्फोसाइट जो है वो नॉर्मल रेंज में। तो लिम्फोसाइट का एक ऐसा इशू है कि इससे भी हम थोड़ा डायग्नोज कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट अगर आपका डाउन जा रहा है तो वो भी एक रीजन हो सकता है कोविड का। पर टच वुड है कि मेरे को मैंने दोबारा रिपीट टेस्ट भी करवाया था सीबीसी से, जब मैंने कोविड का सैंपल दिया था तब भी मैंने चेक किया था, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क आया था, इससे ज्यादा नहीं। जब साइंस हुआ उसके 2 दिन तक, तो अभी ये दिल्ली में जैसा मैम बता रहे थे कि टेस्ट अभी कराना मुश्किल है प्राइवेट लैब से, तो मैंने कांटेक्ट किया तो किसी भी प्राइवेट लैब ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मेरे किसी कजन ने बात करके अपोलो से टेस्ट अरेंज कराया, होम कलेक्शन। तो वहाँ पे मैंने सैंपलिंग दी, और जब मैंने 5 दिन हो गए मेडिसिन के, और उसी दिन मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब को गले में बिल्कुल फर्क नहीं आ रहा मेडिसिन से। तो उनको मैंने एक वीडियो 1-to-1, तो मैं अभी घर से बाहर निकल नहीं रहा था क्योंकि मैं होम आइसोलेशन फर्स्ट डे से ही हो गया था। मेरे को मतलब अपने आप से लगने लग गया कि मेरे को एक रूम अलग हो जाना चाहिए फैमिली से। और मेरे को कुछ ये भी फ्लैशबैक में ये भी मेमोरी चल रही थी कि वो मैं जब गया था वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे, तो मुझे हो सकता है कि मेरे को कोविड इन्फेक्शन आ गया बॉडी में। तो
वो एहतियातन मैंने उसको लेते हुए अपना रूम और एक अलग रूम सेपरेट कर लिया था क्वारंटाइन के लिए। अब इसके बाद में जब डॉक्टर साहब ने 2 दिन निकल गए, 5 दिन की दवाई हो गई, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को मेडिसिन चेंज करके दी, मेरी वीडियो देखी गले की। तो 2 दिन अपना दो 2 टाइम की मेडिसिन लेने के बाद में मेरे को उसमें रिलीफ आ गया, मेरा फीवर भी आना बंद हो गया और मेरे को थोड़ा अंदर से भी फील बेटर होने लग गया कि भाई ठीक है, अब लग रहा है मेरे को कुछ हेल्दी वे में हो रहा है कि मेरी बॉडी ठीक रिकवरी मोड पे जा रही है। इन बिटवीन जो सैंपल दिया संडे को मैंने दिया था, मंडे शाम को उनकी एसएमएस आया, तो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड करी वहाँ से, तो उसमें डिटेक्टेड लिखा हुआ था। तो थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा कि डिटेक्टेड आ गया लिखा हुआ, अभी तो मैं तो बल्कि बेटर फील कर रहा हूँ, मेरे को तो सिम्टम्स जा रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा, ना फीवर आ रहा है। और बस ये था कि सेंसिंग जो थी स्मेल और टेस्ट की, वो थोड़ी अभी भी डाउटफुल थी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब के साथ शेयर किया, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को यही बोला कि आप एक तो क्वारंटाइन फुल गेट अपना रूम, एक्चुअली क्या है, 5 दिन तक अपना गेट का रूम का गेट जो एंट्री वाला था वो खोल के रखता था वेंटिलेशन के लिए, और थोड़ा घर में जो आते उनको मैं देखता रहूँ, थोड़ा मन लगा रहे मेरा, तो वो गेट भी मैंने उस दिन से बंद कर रखा हुआ है। मैं गेट जब भी खोलता हूँ, जब वो मेरा सामान खाने का या कुछ भी है वो रख के चले जाते हैं, और उसके बाद नीचे जाके फोन करते हैं कि सामान आपका रख दिया, आप ले लीजिए। और इसमें फैमिली का भी बहुत रोल है कि फैमिली की आपको थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जरूरी होती है, कि ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए हो तो आप अगर फील वेल कर रहे हो, अगर आप कुछ अपना खुद से कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। जैसे कि मैंने डे फर्स्ट से गार्गल करने के लिए इंडक्शन कुकर था मेरे पास में, वो इंडक्शन कुकर केटली मैंने अपने रूम में रख ली थी, टाइम टू टाइम गार्गल करें, क्योंकि गार्गलिंग करना एक ऐसा दिन में 3-4 बार गार्गल करना होता है, और किचन हमारी नीचे है तो ऊपर नीचे होना भी बच्चे थोड़ा, तो मैंने कहा ये इस चीज के लिए ये कम से कम मेरे को अपने रूम में अरेंजमेंट रखना चाहिए। एज वेल एज गार्गलिंग और स्टीमिंग दोनों जो है वो मेरा उससे पर्पस सॉल्व हो रहा था। और सवेरे उठ के अपने रूम के अंदर मॉपिंग करना, अपने रूम को संभालना, तो एक अगर आपके पास काम नहीं है तो थोड़ा आप अपना काम करेंगे तो उससे भी आपका जो डे है वो इजीली निकल जाता है। आप थोड़ा सा बिजी हो तो जाएंगे जी काम आप थोड़ा सा सांस ले लीजिए, आप थोड़ा सा सांस ले लीजिए, हम आपके पास फिर से आते हैं 1 मिनट में। आप लोगों के लिए रिकैप कर दूं दीपक जी की स्टोरी जो सुन नहीं पाए, बिकॉज दीपक जी अभी भी रिकवर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा 31 मई को उनको 31 मई को उनको पता चला, वो एक्चुअली अपने दोस्त के साथ गुड़गांव एक काम से गए थे, बीच में वो वकार मार्केट विजिट कर रहे थे अपना फोन ठीक कराने के लिए, और फोन ठीक कराने के लिए उनको बोला गया कि उनको 2 से 3 घंटा वेट करना है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके शॉपकीपर को बोला कि 1-2 घंटे में प्लीज कर दीजिए। उस बीच में उन्होंने एक पब्लिक टॉयलेट यूज किया। दोस्तों, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे, वो अपने खाने का डब्बा भी अपने घर से लेकर गए थे। तो उन्होंने बाहर की कुछ चीज नहीं खाई, इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, तो भी उनको ऐसा लगा वहां से आने के बाद कि उनके गले में प्रॉब्लम खराब शुरू हो गई है। तो उसके बाद से डे 1 से ही, बिकॉज उनके घर में बच्चे भी हैं, और डॉक्टर इस चीज पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या 10 साल से छोटे बच्चे भी रिस्क they are prone to more risk as senior citizens? हाँ, 10 साल से बच्चों के गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है कि उन्हें घर से बाहर नहीं ज्यादा निकलना चाहिए। लॉकडाउन खुलते समय भी ये बताया गया था। वैसे इन जनरल देखा जाए तो बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड हो रहा है, और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पर हाँ प्रिकॉशन हमने, और जैसे इन्फेंट बहुत छोटा बेबी है, 1 साल से छोटा बेबी है, 2-3 साल के छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो इसलिए उनके लिए हमें अलग प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। और दीपक जी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, किस तरह से उन्होंने बताया कि हम अपना काम खुद करके अपने आप को बिजी भी रख रहे थे और लड़ रहे थे इस बीमारी से।
और एक चीज जो मैं बताऊंगी, उन्होंने कहा पब्लिक टॉयलेट यूज करने से, हाँ, तो ये देखा गया है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है सिर्फ ड्रॉपलेट से ही नहीं, यानी कि किसी के बोलने, खांसने, छींकने से नहीं, कभी कभी ये स्टूल में भी स्प्रेड हो सकता है। तो इन जनरल जब भी आप वॉशरूम जाएं, हो सके तो अपने पास सैनिटाइजर रखें। अगर पब्लिक टॉयलेट जा रहे हैं तो उसके सरफेस को क्लीन कर लें। दूसरा ये है कि फ्लश करने से पहले कमोड का ढक्कन बंद करके करें, क्योंकि जब फ्लश होता है तो बहुत सारा वो जो एरोसोल जनरेशन है वो होता है, वो पानी की ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती हैं, इससे कि हो सकता है। इवन आप देखें कि जब हम कह रहे हैं ना बाथरूम अलग होना चाहिए कोरोना पेशेंट का, उसका एक तो ये जरूर रीजन है। दूसरा है कि जब हम ब्रश करते हैं, गार्गल करते हैं, तो आप अगर बीटाडीन से गार्गल करेंगे ना, तो आपको ध्यान रहेगा, पता चलेगा कि जो आपका वॉश बेसिन है उसके ऊपर कितना ज्यादा वो स्प्रे कर रहा है। नॉर्मल पानी से जब हम कुल्ला कर में समझ नहीं आता, तो वॉश बेसिन के आसपास की जितनी भी सरफेस है उस पर ड्रॉपलेट चली जाती हैं और हमारे मुंह के सेक्रीशंस में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस बात को दिया रहा है कि बाथरूम अलग होना चाहिए जो पेशेंट है उनका, और अगर आपके घर में कोई ऐसा हाई रिस्क बंदा है उसका भी बाथरूम अलग हो तो ज्यादा बेटर है। सीनियर सिटीजन है और जैसे हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोज हमारा कांटेक्ट हो रहा है मरीजों से, तो हम लोग जो नहाने के लिए और कुल्ला वगैरह करने के लिए हम जो वॉशरूम यूज करते हैं और बच्चों के जो वॉशरूम है वो अलग है। चाहे हमें कोई सिम्टम नहीं है तो भी हम ये प्रिकॉशन लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर एडवाइस। दीपक जी, आपने क्या प्रिकॉशंस लिए घर पर, और आपने सुबह से शाम तक कोरोना के पहले 3 दिन में जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तब आपने क्या खाया? व्हाट वाज द डाइट रिकमेंडेड टू यू बाय द डॉक्टर? प्लीज आप शेयर करें हमसे। डाइट में तो मैडम कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था, फिर भी फैमिली केयर के हिसाब से मदर है, कुछ नट्स हो गए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और जैसे सुबह शाम 2 टाइम काढ़ा हो गया, तुलसी अर्क हो गया, ये भी जो है इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से हमने लेना भी चालू किया। और मैं यूट्यूब पे कुछ एक आध डॉक्टर्स के फॉलोइंग में था जो डेली एक किसी ना किसी सिम्टम के बारे में डिटेलली वीडियो बना रहे थे, और उन वीडियोस ने मेरे को बहुत हेल्प किया अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उसको हम कैसे घबराना नहीं है और उसको हम डायग्नोज कर रहे हैं, सेल्फली डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे SpO2 है, जैसे मेरे फोन के अंदर SpO2 नोट फोन है, तो इसके अंदर SpO2 हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम जैसे ब्रीदिंग अप डाउन होती थी या पल्स बढ़ती थी तो पता चलता था, तो मैं SpO2 चेक करता था टाइमली और उसको नोट करता था कितना अप डाउन हो रहा है। तो दिन में 3-4 वो करता था, फीवर मेजर करता था अपना कि हाई हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आ रहा मेरे को। जब मेरे को हाई ग्रेड मैक्स टू मैक्स फीवर मेरा जो है 100.7 तक गया मेरे को, तो मैं थोड़ा मेंटली ये रिलीफ रहता था मेरे को हाई ग्रेड फीवर नहीं आ रहा। अभी कल मैंने एक वीडियो डॉक्टर की देखी थी जिसमें जूम मैंने शेयर भी करी है लिंक अपने यहाँ पे ग्रुप में, तो उसके अंदर ये बताया गया कि अगर हाई ग्रेड फीवर भी है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कि हाई ग्रेड फीवर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्रॉनिक सिचुएशन में हो। क्रॉनिक सिचुएशन सिर्फ ये है कि आपको अपना SpO2 लेवल प्रॉपरली मॉनिटर करना है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, और खांसी है, बुखार है और अदर सिम्टम जैसे सेंस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो है, ये चीज टाइमली अब मैं प्रॉपरली रिकवर हो चुका हूँ और मेरे को टेस्ट वगैरह फूड का प्रॉपर आने लग गया है। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि आप अपना SpO2 लेवल जो है उसको मॉनिटर करिए प्रॉपरली। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और हो सकता है तो अगर घर में बुजुर्ग है और उनको कोई बड़ी बीमारी चल रही है तो मेरे हिसाब से एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर घर में जरूर होना चाहिए बैकअप के लिए। अगर हमें कहीं हॉस्पिटल में रश करना है और हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना है, तो हमें काफी ये जो टाइम गैप है, ये जो लैप्स हो रहा है, इस लैप्स को हम कम कर सकते हैं, और अगर किसी की सिचुएशन ज्यादा बिगड़ सकती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर को आपने कितनी बारी कंसल्ट किया जब जब तक
दीपक जी इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मैं शिवांग गुप्ता फ्रॉम मैक्स हेल्थ केयर को वेलकम करना चाहती हूँ हमारे नेटवर्क में। हाय शिवांग, वेलकम टू आवर टॉक एट हेल्दी हो। दीपक जी प्लीज आप बताएं, आपने कितनी बार डॉक्टर को कंसल्ट किया? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें सिम्टम्स है तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, पर मुझे मेरी ऐसी जानकारी है कि तब तक जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट ना कर पाए या हम डॉक्टर को नहीं रीच कर पाए तब तक आपने कैसे किया? आपने कितनी बार डॉक्टर को कंसल्ट किया? दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक जी आपका माइक्रोफोन म्यूट है। है। थैंक यू। माइक्रोफोन म्यूट है। अभी भी म्यूट है दीपक जी, अभी भी म्यूट है। हाँ अब ठीक है। सारिका ओके। हेल्प हाँ है। मैम, हाँ अब तो मैं ये कह रहा था कि मेरे आसपास में भी काफी डॉक्टर्स हैं जो फ्रेंड्स हैं मेरे, जैसे डॉक्टर लाल हैं सामने, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी मेरे को स्ट्रेट में बोला आपका टाइम जो है हफ्ते भर से ऊपर हो गया है और अब आप रिकवरी पे हो, तो आप आइसोलेशन पे ध्यान रखिए और बाकी टेंशन मत लीजिए। मेरे साथ में डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी शुरू से लेकर डे फर्स्ट से। उन्होंने मेरे को मेडिसिन और उनको जो भी फॉलो अप जो भी था उनका, वो मैंने फॉलो किया। उनका मेडिसिन जो है वो अभी भी मैं उनकी थोड़ी फॉलो अप कर रहा हूँ, 2 दिन की और बची है मेरी मेडिसिन। तो कल मैं एक्चुअली क्या है कि गला खराब आ रहा है, तो गले की वीडियो, प्रॉपर वीडियो फोन से बना के उनको सेंड करता हूँ। वो गला चेक करते हैं कि ठीक है, रिकवरी पे है और आप इतने दिन और 2 दिन की दवाई और लीजिए, और ये जो जो फॉलो वो बताते हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो हमारे साथ हैं मैक्स हेल्थ केयर से हाय सारंग, हाय शिवांग गुप्ता, सॉरी। हाय शिवांग, हम हाय, आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी सुन पा रहे हैं? यस। या हाय शिवांग गुप्ता, नमस्कार। थैंक आई यू एम गुड। हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। प्लीज आप बताएंगे हमें इस सिचुएशन में व्हाट इज मैक्स हेल्थ केयर providing, what is the facility that they are providing to help in a situation like this? नमस्कार। मैं अभी ये पूरा सारा कन्वर्सेशन सुन रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग में सुना तो सबसे मेन कंसर्न ये है कि जो जिन लोगों को अभी बीमार और पहले से है, कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को हाइपरटेंशन है या फिर कोई और बीमारी है कोरोना के साथ में, बट दे आर वेरी अफ्रेड कि वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कोई कोरोना के साथ वो हो सकता है करके। सो उसके लिए भी मैक्स पड़पड़गंज में वी हैव क्रिएट अ कॉरिडोर। हमने एक फ्लू क्लिनिक क्रिएट किया है। किसी भी पेशेंट को, जो लोग वहां पर विजिट कर रहे होते हैं, उनको लिमिटेड किया है। वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट की हैं जिससे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़े। इनकेस अगर वो लोग आते हैं तो वो फ्लू क्लिनिक में विजिट करें जिनको सिम्टम्स होते हैं। तो गेट पर ही उनका टेम्परेचर चेक होता है, सैचुरेशन चेक होती है, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग होती है, और अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो उनको फ्लू क्लिनिक रेफर किया जाता है। डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और अगर जरूरी होता है तो उनका कोरोना टेस्ट होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं उसके लिए भी एक पूरी गाइडलाइंस क्रिएट की हुई है। तो अगर कोई भी पेशेंट कोरोना के लिए आता है, क्योंकि पहले तो हम कोरोना के पेशेंट सिर्फ साकेत में ले रहे थे, बट आफ्टर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद से हम भी हमारे यहाँ पे भी ट्रीटमेंट होते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बेड्स जितने लोगों के लिए होने चाहिए उतने हो नहीं पाते हैं, या फिर पेशेंट्स ज्यादा हैं ईस्ट दिल्ली में। बट फिर भी हम मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो पॉसिबल स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। Friends, दोस्तों, शिवांग गुप्ता is the regional head and single point of contact for Swasth Vihar residents. So Swasth Vihar Care has tied up with Max Healthcare, and we have taken specific actions and understanding from Shivang. आप प्लीज हमें बताएं कि हमारे दिमाग में घर पे बैठे बैठे बहुत डर है, इतनी सारी वीडियोस देखते देखते कि हॉस्पिटल्स में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कई हॉस्पिटल्स में हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं,
पैंडेमिक है, किसी को नहीं पता था, हॉस्पिटल्स भी नहीं तैयार पूरी तरीके से कर सकते अपने आप को, बट प्लीज आप हाईलाइट करें कि क्या प्रिकॉशंस है और व्हाट इज द क्लियर प्रोसेस अगर कोई कोविड पेशेंट अपना टेस्ट कराना चाहता है या फिर एडमिट होना चाहता है, तो व्हाट इज द क्लियर प्रोसेस, इफ यू कैन प्लीज शेयर। या बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं तो दोज, क्योंकि बिकॉज आई एम द वन कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट स्वास्थ्य विहार के लिए अभी हम लोगों ने बात की है, दे कैन कॉल मी, आई विल अरेंज द वीडियो कॉल फॉर देम फ्रॉम द डॉक्टर। वीडियो कंसल्टेशन के बाद अगर जरूरत होगी देन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे देन दे कैन विजिट टू आवर फ्लू क्लिनिक, वहां पर उनको सेपरेटली देखा जाएगा और अगर कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो कोविड टेस्ट होगा। फ्लू क्लिनिक कहाँ पे है मिस्टर गुप्ता? इट इज इन द premises of the hospital but not inside of the building. Okay, thank you. So Because of that we can segregate the normal patients from the COVID patients. ओके, एंड वहाँ पे क्लियर डायरेक्शंस हैं अगर हम मैक्स पढ़ कर जाते हैं, सो क्या ये सेम फैसिलिटी साकेत में भी है? बिकॉज़ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स साउथ दिल्ली से भी हैं, सो not in Saket only, every Max hospital, even every Max hospital in the region is doing the same. We have created flu clinics outside of the hospital but inside of the premises. And so, is video call chargeable? Yeah, it is chargeable. It is Okay. Because Absolutely, because the time of the doctor is concerned, absolutely respectable. Just हमारे viewers का जो question है, sorry मैं आपको थोड़ा sporadically पूछ रही हूँ, but बहुत सारे questions हैं. I have about 20 questions और आपका thank you अपना समय देने के लिए. तो please आप एक बार फिर से process समझाइए. अगर फ्लू क्लिनिक है अलग से टेस्टिंग के लिए, उसके बाद अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो फिर हम व्हाट इज द प्रोसेस अहेड? Then there are two things. One is mild symptoms. मैम शालिनी मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारा. अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, अभी गवर्नमेंट भी कह रही है और हम लोग भी कह रहे हैं, यू डोंट नीड टू गेट टू द हॉस्पिटल इन दैट केस. उस केस में आपको घर पर ही क्वारंटीन होना है फॉर 14 days एटलीस्ट. बट समटाइम्स यू नीड अ डॉक्टर इंटरवेंशंस और ये सारी चीजें मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके लिए हमारी ही एक यूनिट है मैक्स होम करके, उसका पैकेज है फॉर 15 days. दैट इज वेरी नॉमिनल, 5,000 रुपीज से स्टार्ट होता है. उसमें आपको नर्सिंग वीडियो कॉल पे आपके वाइटल्स लेती है, चेक करते हैं, डॉक्टर्स ऑल्टरनेट डेज पे आपको कंसल्ट करते हैं. सो आप बिल्कुल भी किसी पैनिक फेस में ना जाएं, आप बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे कंफर्म रहें कि यू आर वेरी वेल एंड यू आर इन द गुड हैंड्स. अगर किसी को थोड़ा और ज्यादा व्हाट आई से कि थोड़ी ज्यादा टेक केयर की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से थोड़ा वो पैकेज भी अपडेट हो जाता है. बट क्या आप दैट स्टार्ट शेयर फ्रॉम कर सकते हैं कॉस्टिंग्स ऑफ योर वेरियस पैकेज, हमारे यूजर्स जानना चाहेंगे जस्ट फॉर देयर नॉलेज? या इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 रुपीज फॉर 14 days जो होम आइसोलेशन का है, और वो फिर वेरियस रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. उसमें 7,000 में जाएंगे तो उसमें सैचुरेशन मीटर भी आपको घर पर दिया जाता है. आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उसकी एज पर एक्चुअल कॉस्ट आपको पे करनी होती है. डॉक्टर्स और नर्सिंग आपके साथ डे टू डे बेसिस कांटेक्ट में होते हैं. सो कोई पैनिक नहीं होता है. सारी आपको डाइट वगैरह सारा कुछ बताया जाता है कि आपको कैसे रहना है. कॉस्ट होती है मिस्टर गुप्ता? सॉरी, वीडियो कॉल की क्या कॉस्ट होती है? that is including in the package. In the package, okay. 14 days का package, it is starting from 5,000 rupees, which is includes of all the things जो आप घर पर लेंगे related to healthcare. स्वास्थ्य रेजिडेंट्स के लिए we have tied up and there are certain discounts for all the senior citizens which are registered in this. Please आप थोड़ा सा कुछ डिस्काउंटिंग के बारे में हमें बता देंगे? या मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको. अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन पैकेज है ये भी उसमें डिस्काउंट्स में आ जाए, बट अभी वो मर्ज नहीं हुआ है. दैट इज फॉर 5,000 रुपीज. बट अदरवाइज अगर आप सीपी, एक हमारा प्रोग्राम है सिटीजन प्लस प्रोग्राम, विच इज फॉर जो 55 साल से ऊपर हैं, हमारे एल्डरलीज हैं, उनकी टेक केयर के लिए है. उसमें 20% डिस्काउंट अगर ओपीडी के लिए आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उसके लिए रहता है. 10% discount investigations पर in case of any hospitalization, in case of any hospitalization, in room rent पर रहता है, और there are various things इन पर वो रहता है. मैं आपको ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं फिर से कर दूंगा. And then 5% to share Mr. Gupta's contact details
and he is the one point in contact for all the Swasthya Vihar residents. Just sharing, can the payment be made electronically at the time of video call with the doctor? Okay. Any payment mode can be done, even from the Paytm, which is very famous in these days. Any UPI, any terms of payment. Thank you, Mr. Gupta. If I have not taken a package और मैं बीमार हूँ, तो आप क्या will you give the advice first or after payment? The doctor will advise. It depends on the condition. First, what I recommend, Dr. Shalini is smiling on the stage. What I'm saying is, it depends on the condition. If somebody required a doctor consultation, definitely they have to pay first. Then the appointment will be confirmed and doctor will come and give the consultation. And if there is anything related to just some queries or something which I can handle, I will. And if a doctor intervention involved, तो मैं उस डॉक्टर से भी बात करके आपको अपडेट कर सकता हूँ. लाइक अगर किसी को कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर को हर स्टेप पे कंसल्ट करना. हेलो डॉक्टर शालिनी. यस. कितना इम्पोर्टेंट है हर स्टेप ऑफ द वे पे डॉक्टर को कंसल्ट करना while we have taken all the precautions, while we have let's say one of such kind of arrangement like Max is offering, and we also have an oxygen cylinder in our facility for for just adjusting until the time when the ambulance is not coming or coming and we are trying to go until each step of the way. How important is it? तो शुरू में बिगिनिंग में जब हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और डायग्नोसिस करनी है या सिम्टोमेटिक है या कांटेक्ट हुआ है, तो शुरू में एक कंसल्टेशन डिटेल बहुत जरूरी है, ये पता करने के लिए कि आपका क्या है, क्या आप घर पे रह सकते हैं या आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत है, क्या आपकी कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, कोई ट्रीटमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको कहाँ पर क्वारंटाइन होना है, ये पता करने के लिए एक इनिशियल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है. और उसके बाद आपको अपनी मॉनिटरिंग खुद भी आप कर सकते हैं. अगर आप लो रिस्क है, माइल्ड है, आप घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, आप अपना एक चार्ट बनाएं जिसमें अपना टेम्परेचर है, सैचुरेशन, हार्ट रेट है, ये सब चीजें आप लिख के रखेंगे ताकि आपको डॉक्टर से कॉल करें, आप उनको दिखा सकते हैं कि मेरा कल मुझे इतने बजे बुखार आया था, उसके बाद से आज मुझे कम है बुखार, तो वो बता सकते हैं कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट है. आप ब्रीदिंग की रेट भी लिख सकते हैं और आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो भी आप बता सकते हैं. तो अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स आप घर पे मॉनिटर कर रहे हैं अपने आप खुद को, तो फिर फ्रीक्वेंट एटलीस्ट वंस अ डे या नर्स का कंसल्टेशन या फिर जैसे इनके पैकेज में आई थिंक 2 विजिट्स 2 कंसल्टेशंस हैं डॉक्टर के साथ, जो भी ईच हॉस्पिटल हैज देयर ओन जो भी उन्होंने बना के रखा है, बट नर्स जो है वो हमेशा हर रोज मॉनिटर करेगी देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आपको कुछ में से अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है. तो शुरू का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है. सॉरी टू इंटरप्ट शालिनी मैम, दिस इज ट्वाइस अ डे. ओके, थैंक यू. डेफिनेटली. क्योंकि आप कोरोना फाइटर है, आपने कितनी बार कंसल्ट किया था डॉक्टर को एक दिन में जब आपको पॉजिटिव पता चल गया था उसके बाद? दीपक जी आप म्यूट पर है. सॉरी आप म्यूट पर है फिर से. नहीं. हाँ. यस अब आ रही है. यस अब नाउ यूर ऑन अनम्यूट. ये मैंने अभी तक कम से कम 3 से 4 बार उनसे कंसल्ट किया है डॉक्टर साहब से. और दूसरा एक मेरे फ्रेंड है. हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है. मेरे फ्रेंड है, उनके फ्रेंड है, कलीग फ्रेंड है और डॉक्टर हैं, वो कोई भवाना में कोविड सेंटर में इंचार्ज है, वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई थी. तो उन्होंने भी मेरे को ये बोला था कि अब आप रिकवरी मोड पे हैं और आप अपनी रिकवरी मोड के लिए एक तो मल्टीविटामिन जो उन्होंने मेरे को विटामिन सी भी रिकमेंड करी थी, जिंक भी रिकमेंड किया था और हेल्दी डाइट बोली थी, नट्स बोले थे कुछ खाने के लिए. और जो अपना काढ़ा वगैरह है ये जो है कम से कम दिन में नहीं, कम से कम हो सके तो कम से कम एक बार मॉर्निंग टाइम में तो आप लीजिए. आपको मेंटली कैसा लग रहा था दीपक उस टाइम पे? आपको मेंटली कैसा फील हो रहा था जब आपको पॉजिटिव पता चल गया था? जैसे कि आपने कल शेयर किया हमारे साथ जब हम बात कर रहे थे इस टॉक के बारे में
कि आपको घबराहट हुई और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि आप शुरू से ही प्रिकॉशंस ले रहे थे, फिर और बहुत छोटी सी एक गलती या फिर एक लापरवाही हुई कि पब्लिक वॉशरूम यूज किया। सो आपको कैसा लगा, आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? मैडम एक्चुअली अवेयर तो मैं शुरू डे फर्स्ट से ही था, और मेरे को, और मैं अपने फ्रेंड के साथ में फोन पे भी हम बात करते थे कि भाई इतने दिन निकल गए, अब दिक्कत नहीं आ रही है, इतने दिन निकल गए, अब दिक्कत ठीक होती जा रही है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव तो माइंड में पहले से ही था, पर जब मेडिसिन चेंज होने के बाद में जब मेरी अपनी बीमारी कम होती गई और मैं रिकवर अच्छा बेटर फील करने लगा, तो मेरे को डाउट ये क्लियर हो गया कि मुझे कोविड नहीं है। कंफर्म तो जब ही हुआ जब रिपोर्ट्स आई, उससे पहले तो मैं 1% भी मेरे को डाउट नहीं था कि मेरे को कोविड हो सकता है। बस स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी डिस्कस यही करी थी कि अगर कोविड हुआ तो क्या करेंगे हम, पर एनी हाउ ना सिम्टम्स इस तरीके की अपीयर है, क्योंकि मैं अलर्ट इस तरीके से था कि मैं SpO2 अपना टेम्परेचर ये सब प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा था। तो इस तरीके की जिस तरीके से नॉर्मली बता रहे हैं कि हाई ग्रेड फीवर हो गया, सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये सिम्टम्स मेरे को अपीयर नहीं हुए। मेरे सिर्फ डाउट एक ही सिम्टम में था, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ अपना स्मेल। जो मैंने एक वीडियो डॉक्टर साहब की देखी थी, इसमें उन्होंने बताया कि नॉर्मल वायरल फीवर में भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं, तो हम उस तरफ से भी थैंक यू दीपक जी, आपके पास वापस आएंगे। मिस्टर गुप्ता, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल सिचुएशन। क्या CGHS एंड मेडिकल एंटाइटलमेंट्स के लिए कुछ है? क्या आपका टाई अप है? अगर कोई CGHS बेनिफिशियरी है तो आपके क्या उनके साथ डज मैक्स हैव अ टाई अप विद देम? सारे CGHS पैनल्स हमारे यहाँ पे अभी कवर हो रहे हैं, और कैशलेस फैसिलिटीज भी अभी अनेबल हो चुकी हैं, और जो TPA है, इंश्योरेंस है, वो भी सारे ऑलमोस्ट सारे ही कवर होते हैं, और जो उनके डिस्काउंट्स उनके साथ टाई अप में होते हैं वो एज पर उनको ही मिलते हैं। सो अगर कोई भी पेशेंट CGHS का भी है तो वी आर टेकिंग ऑल द पेशेंट्स। एंड व्हाट अबाउट मेडिकल इंश्योरेंसेस, मेडिकल क्लेम? Everything is covered. That's what I mean by saying TPA. Every insurance policies are covered, और कोरोना का ट्रीटमेंट भी सारी पॉलिसीज में ऑलमोस्ट कवर हो ही रहा है। Okay. What is a place which one should avoid visiting cancer patient? Can cancer patient go to school? If schools reopen, if someone who is diabetic but who's taking a regular medicine and is under control, are they still under risk? This is for Dr. Shalini. So I'll first take the diabetic question. अगर किसी को डायबिटीज है तो उनकी इम्यूनिटी एक इंसान से करती है। अगर शुगर अच्छे से कंट्रोल में है, दवाइयां ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर होता है उन ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में भी, जब कोविड नहीं था तब भी डायबिटिक पेशेंट किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति उनकी कम होती है, उनको इन्फेक्शन के लिए वो ज्यादा प्रोन भी हुए। तो अगर कंट्रोल है फिर भी आप ज्यादा प्रोन हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और शुगर्स अनकंट्रोल बिल्कुल भी ना रखें, अपनी दवाई टाइम पे रखें, डाइट का ध्यान रखें। अब कमिंग टू कैंसर पेशेंट्स, मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी। तो जैसा कि मैक्स पटपर्गन से बताया उन्होंने कि हमारे पास भी फ्लू कॉर्नर अलग से है हर हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि हमें 20% बेड्स रखने ही हैं कोविड के लिए। हालांकि बीइंग अ कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम कैंसर हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हमारे सारे पेशेंट्स बहुत लो इम्यूनिटी के हैं, हमें उनका बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ रहा है। और कई सारे सेंटर्स जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था वो बंद है अभी, तो इसकी वजह से हमारा वर्कलोड भी बढ़ गया है और हमें थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंसर पेशेंट्स को जो भी ट्रीटमेंट है, क्या कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो या वो सब हम समय पर दे पाएं ताकि उनका इलाज हो पाए। और कोविड पेशेंट से उनको अलग रख रहे हैं, फ्लू कॉर्नर अलग है, हॉस्पिटल के बाहर है, वहीं से स्क्रीन होके पेशेंट डायरेक्टली चले जाते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है हमें कि है सस्पेक्ट। और जहां तक स्कूल का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और आई थिंक अभी तक हमारी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाई है। मुझे लगता है फिलहाल
तो स्कूल खुलने के मुझे आसार बिल्कुल नजर नहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके कई कारण हैं। एक तो स्कूल में बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो, टीचर्स के लिए भी एक साथ 40-40 बच्चों को देखना कि वो सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और बच्चे इतने दिनों से घर के अंदर हैं और अब अचानक वो स्कूल जाएंगे तो वो दूर नहीं रह पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं, चलते रहें। कैंसर पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अभी करंट ट्रीटमेंट में है, उनको डेफिनेटली स्कूल या किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। उनको बिल्कुल घर पे ही रहना चाहिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी कम है, उनको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि घर में किसी को सिम्टम है तो सबसे पहले जो कैंसर पेशेंट है उनको आइसोलेट भी करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल नहीं मिल पाए, और हो सके तो किसी रिलेटिव के घर पे उनको रखें ताकि वो उस पेशेंट से दूर रह सके जहां तक हो सके। दीपक जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉक्टर शालिनी आपसे, प्लीज दीपक जी पूछिए। बताइए। एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर के अंदर ये कितने टाइम बाद एक्यूरेट आपका एसपीओ लेवल जो है शो करता है, कितने टाइम के बाद में? डिपेंड करता है मशीन पे भी। इसमें अगर पुरानी मशीन है तो कभी कैलिब्रेशन की भी जरूरत पड़ती है, अभी ज्यादातर हम सब ने नए खरीदे हैं लॉकडाउन के समय पे, तो उसकी रीडिंग तो सही आनी चाहिए। थोड़ा सा 1-8 मिनट का समय देते हैं, उसमें अच्छे से आपको, जैसे मैंने दिखाया था कि इसमें एक वो ऐसे पल्स आती रहनी चाहिए, अप एंड डाउन वाली मूवमेंट आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी तुरंत ऑन किया तो अभी ये नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। तो करीब 1 मिनट तक रुक के और उसके बाद ही हमें ये देखना चाहिए कि इसमें एक वो ऊपर नीचे जो रीडिंग होती है वो जब आने लग जाएगी तभी वो सही होगा। दूसरा मैम ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सबके लिए है ये कि ये दिख रहा है आपको, ये पल्स जो आ रहा है ना ऊपर नीचे मूवमेंट जो आ रही है वो सही आना चाहिए, मतलब आपका फिंगर प्रोब सही, और 1 मिनट का टाइम देंगे इसको सेटल करने के लिए ताकि हार्ट रेट सही दिखाए और सैचुरेशन सही दिखाए। अगर आपको रॉन्ग दिखा रहा है तो आप 5 मिनट के बाद दोबारा चेक। दूसरा मैडम आरआर रेट जो है वो नॉर्मल रेंज में क्या रहता है? आरआर रेट ब्रीदिंग रेट यानी कि रेस्पिरेटरी रेट 20 के आसपास होना चाहिए एक एडल्ट में, छोटे बच्चों में ज्यादा हो सकता है। तो अगर 19-20 ऐसा होना चाहिए 1 मिनट में। अगर वो ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो फिर वो एक बहुत कंसर्न वाली बात है कि आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। आपको एक चीज बताना चाहूंगी दीपक जी के बारे में कि उन्होंने मिस्टर विजय अरोरा के साथ पूरे स्वास्थ्य विहार को सैनिटाइज कराया बिना अपनी परवाह करते हुए, अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर। सो कूडोज टू यू दीपक जी। हमारे पुराणों में भी यही लिखा है, कर्मा, तभी आप फाइट भी कर पा रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं इस चीज में। तो एक बार ताली हो जाए जब हम जहां पे भी बैठे हैं दीपक जी के लिए। थैंक यू अदिति फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। मैं भी सोच रही थी ये जरूर, मुझे बहुत बहुत आभार हमारी पूरी सोसाइटी के लिए कि इन्होंने अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचकर और इतने अच्छे से सुपरवाइज करके ऑल्टरनेट डेज पे पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं एक कुछ पंक्तियां। हाँ जी दीपक जी। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो जनरल पब्लिक के भी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। हाँ जी प्लीज। कि लोग एक तो टेस्ट नहीं हो रहे प्राइवेट लैब्स में। हेलो। हाँ जी दीपक। हाँ मैम आवाज आ रही है जी। एक तो प्राइवेट लैब्स में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरा अगर जिस हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो लोग पैनिक हो रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव हैं टेस्ट के लिए, हम डाउटफुली टेस्ट कराना चाह रहे हैं या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हम रिकमेंड करते हैं टेस्ट को, तो वो लोग कह रहे हैं अगर हम नेगेटिव हुए और पता चला हॉस्पिटल जाके पॉजिटिव होके आ गए, तो उसमें आप बताइए कि क्या प्रिकॉशन, अगर टेस्ट कराने हॉस्पिटल जाते हैं लोग तो क्या प्रिकॉशन लेके जाए वो हॉस्पिटल? प्रिकॉशन, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रिकॉशन ये एक जरूरी है कि मास्क हमेशा होना चाहिए। और जब आप एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, अभी आज की डेट में आप जिससे भी मिल रहे हैं, चाहे मार्केट में हो, चाहे आपकी गली में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो या हॉस्पिटल में हो,
ही इज अ पोटेंशियल कोविड कैरियर। ऐसे हमें कंसिडर करना है कि सामने वाला बंदा हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, जिससे मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें मास्क अपना कभी नहीं हटाना है, कोशिश करनी है कि चेहरे के ऊपर हाथ नहीं लगाएं, ठीक है ना, और मास्क के बाहर के हिस्से को नहीं टच करें बिल्कुल भी। सैनिटाइजर अपने पास रखें, हो सके तो आप ग्लव की जाइए। जब आप वापस आएंगे अपने सारे कपड़े धुलने चाहिए, नहाना चाहिए। जिस तरह से हम मार्केट जाने आने का जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उसी तरह से करना है, और डिस्टेंस रखना है। जैसे आप क्यू में खड़े हैं तो 2 लोगों के बीच में कम से कम 3 फुट का डिस्टेंस, हो सके तो और ज्यादा 6 फुट का डिस्टेंस रखना है। तो शिवांग, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में क्यूज वो बना रखे हैं, गोले बना रखे हैं दूर दूर खड़े होने के लिए, उसका नियम का पालन करना है बिल्कुल। last question, आपका ma'am. कोई इनपुट इस चीज पर, एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? आप म्यूट पर हैं शिवांग। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं और आपको कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, तो बेटर यू नीड अ वीडियो, टेक अ वीडियो कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर। इफ डॉक्टर एडवाइज यू टू विजिट द हॉस्पिटल, देन आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। और जब आप हॉस्पिटल आते हैं, अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं, तो वी गाइड यू कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। आप मास्क और हैंड सैनिटाइजर, इवन एक पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मी हो गई है और बिल्कुल बाहर अगर आप पानी के लिए भी किसी चीज को टच करते हैं तो विच इज नॉट सेफ। दीज आर द प्रिकॉशंस जो बिल्कुल लेने चाहिए। और अगर जरूरत होगी तो फ्लू क्लिनिक विजिट करेंगे, और वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों, हमने सोचा था कि 1 घंटे का सेशन होगा, जैसे कि पिछली बार हुआ। ये हम टाइम क्रॉस कर चुके हैं। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी एंड टाइम कंस्ट्रेंट, Dr. Shalini has volunteered to help us with a small meditative exercise. We can sort of term it as healing also. I will welcome Dr. Shalini. Before that, I would like to say that when I was having a conversation with Deepak ji कल, तो उन्होंने भी ये कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत 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 जरूरी है, दोस्तों का साथ बहुत जरूरी है, आपस में बातचीत बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग सिर्फ जरूरी है। और मैं शेयर करना चाहूंगी एक कुछ छोटी सी पंक्तियां। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। I would now like to welcome Dr. Shalini. Let's do our small meditative exercise. So मैं बोलिए दीपक जी। ये क्वेश्चन और मेरा डॉक्टर शालिनी से। ठीक है दीपक जी, हम एक क्वेश्चन मेडिटेटिव एक्सरसाइज के बाद लें। थैंक यू। तो मैं बस 2 मिनट लूंगी ये बताने के लिए कि पिछले 2-2.5 साल से मैं शिव योग मेडिटेशन कर रही हूँ, और मुझे ये एक हीलिंग मेडिटेशन है जो अपने आप पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अपने फैमिली मेंबर्स पे भी होता है, मैं अपने पेशेंट्स के लिए भी करती हूँ, सभी के लिए करती हूँ जितने भी जानकार हैं। बहुत सिंपल है, आपको ना कोई के लिए शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी किसी से सीखा था, अपनी फ्रेंड से। तो एक ये सेइंग है इंग्लिश में, दैट इफ यू थिंक अबाउट समथिंग रियली हार्ड, द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गिव इट टू यू। आपने सुना होगा जरूर, और इसके ऊपर भी लिखी हुई, वेस्टर्न लिटरेचर में भी मंकीज पॉ और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि जो ह्यूमन थॉट है वो बहुत पावरफुल है। अगर हम कुछ सोच लेते कि हमें ये करना है, और अगर हम उसको दिन रात सोचते रहते हैं, तो कोई ना कोई तरीका निकल आता है वो करने का। ये कैसे होता है, मेरी इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है, हमारे सामने कोई भी मुश्किल घड़ी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके सॉल्यूशंस हमारे सामने बहुत सारे पाथ्स होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। हम घबरा जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं समझ में आता हमें क्या करना है। जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर,
कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे उभरना है, कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, और पॉजिटिव थिंकिंग से हम उसको सोचते हैं तो वही रास्ते जो पहले नहीं दिखाई दे रहे थे वो सामने आ जाते हैं। ऐसा आपके सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई नई जानकारी मिलती है, उसके बारे में आप इमीडिएटली कहीं और भी पढ़ लेते हो, टीवी पे देख लेते हो, कुछ और आ जाता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस और हीलिंग मेडिटेशन है, ये इस तरह से सिंपल किया जाता है। एक कोई नोटबुक या डायरी लें, उसमें आप अपना गोल लिखें कि आपको अपने आप से क्या चाहिए, आप अपने आप को कैसा देखते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कई बार बहुत सारे लोगों की और लेडीज की खास के होती है कि हमें वेट लॉस करना है। वो सोचते रहते हैं वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, वेट लूज करना है। हम क्या सोच रहे हैं? वेट वेट वेट। तो लूज कैसे होगा? वो तो वेट ही बढ़ेगा, क्योंकि हम वेट के बारे में सोच रहे हैं कि लूज करना है। तो इसमें नेगेटिव वर्ड्स है, हम नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से सोच, क्या मैं सोच रही हूँ मैं कल सुबह से योगा करूंगी 5 बजे, वो कल सुबह हर रोज कल सुबह ही होगा हमारे यूनिवर्स के लिए और हमारे माइंड के लिए। वो कल कभी आएगा ही। उसको एक तो प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि हम वो चीज कर रहे हैं, और उसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और उसको आप अपने क्लियर थॉट से लिख लीजिए एक जगह। लिखने से क्या होता है कि वो आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाती है। तो जैसे मैं अपने वेट लूज के लिए सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि माई वेट इज whatever 70 kgs is in present tense। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड वेट लूज करने वाली बात नहीं हुई, पर मेरा वेट, मेरा वजन 70 केजी है, या किसी को 50 रखना है तो वो सोच लिया और उसको टाइम, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे रास्ते निकल आएंगे। अब ये हमने लिख लिया एक डायरी में, 5 मिनट के लिए सुबह शाम या रात को सोने से पहले शांति में उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आंखें बंद करिए और अपने आप को इमेजिन करिए जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे किसी वजह से, वो आप अपने आप को आंखें बंद करके अपनी बॉडी को, अपने आप को इमेजिन करिए कि वो आप प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, और आप रियलाइज कि इसका इतना अच्छा इफेक्ट अपने आप पे होता है। मैं कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हो, मेरा वेट भी ज्यादा था और मैं चाहती थी वॉक करूं, जॉगिंग करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। मैं जब भी कोशिश करती मेरे घुटनों में दर्द होता था। तो वही टाइम है जब मैंने पहली बार ये शिव योग मेडिटेशन शुरू किया, तो मैंने लिखा कि आई एम रनिंग। मैंने जिंदगी में कभी दौड़ नहीं लगाई है, मतलब शायद कॉलेज वॉलेज में एक आध बार दौड़ लगाई होंगी, और अपना जो घर के बगल में पार्क है उसी के बारे में लिखा कि मैं इस पार्क में दौड़ रही हूँ। ये इस बात को 2.5 साल हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्या होगा इसका रिपरकशन। उसको मैंने कुछ दिन तक मेडिटेट किया, उसके बाद मैं भूल भी गई। और धीरे धीरे मैं ये बताऊं कि मैं खुद हैरान हूँ, पिछले साल अक्टूबर में मैंने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ी हूँ। मेरा 9 किलो वजन कम हुआ है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं ये कर पाऊंगी। मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग की वजह हुआ है, वो बहुत इफेक्टिव है। और कोरोना के एनवायरनमेंट में हमें क्या सोचना है अपने बारे में, मैं तो ये हर रोज करती हूँ प्रार्थना कि एवरीवन नो इज हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक है, जिनको भी मैं जानती हूँ वो सभी लोग खुश हैं, वो सब स्वस्थ हैं। और हम अपनी बॉडी के बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरे लंग्स हेल्दी हैं, मेरे थ्रोट, मेरे पूरा बॉडी है नॉर्मल है। मैं जो पहले काम करते थे, हम जो सब कर रहे थे वो हम सब कुछ अभी कर रहे हैं। ऐसा हम अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है ये हमारी बॉडी को अपने आप हील कर देगा। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसका अभी कोई करेक्ट तोड़ नहीं निकला है। अभी तक कोई वैक्सीन पक्का नहीं निकली, कुछ दवाइयां आई हैं पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं है। तो ऐसे में 3 फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिसाइड करता है कि हम कितनी जल्दी हील कर पाएंगे। पहला है हमारी बॉडी की जो बेसिक इम्यूनिटी है, तो उसको हमें बढ़ाकर रखनी है। अच्छा पोषण लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। काढ़ा और ये बता है गवर्नमेंट साइट्स पे भी, वो सब हम ले सकते हैं। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, ठीक है। दूसरी बात है वायरल लोड। वायरल लोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप जो इनहेल किया वो कितना लिया। तो इसके लिए मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग। ये बहुत जरूरी है कि हम ठीक हो गए हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा ही होगा। और ये मेडिटेशन जो मैं फॉलो करती हूँ अपने लिए उतना इफेक्टिव होता है, उतना इफेक्टिव दूसरों के लिए नहीं होता है। ये मेरी रियलाइजेशन है, क्योंकि शायद हमारे थॉट्स की हमारे बॉडी के ऊपर बेटर कंट्रोल है। दूसरों के लिए भी होता है, अगर नहीं कर पा रहा आप उनके लिए भी कीजिए।
बहुत इफेक्टिव है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। थैंक यू। दीपक जी, आपका क्वेश्चन डॉक्टर शालिनी से। दीपक जी म्यूट पर है, आप म्यूट पर हैं दीपक जी। जी मैम, आवाज आ रही है? यस। तो कोविड को नेगेटिव रिपोर्ट के लिए कितना टाइम लगता है? दूसरा HCQC जो मेडिसिन है, इसका क्या रोल है इसके अंदर? और अभी तक वैसे मैंने तो ली नहीं है, और एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मना भी कर दिया थी कि कोई जरूरत नहीं है। और प्रिवेंटिव अगर घर में किसी लोगों को प्रिवेंटिवली अगर देनी है तो दे सकते हैं, या किसी रिकमेंडेशन या किसी प्रिस्क्रिप्शन की डॉक्टर की जरूरत है उसकी? क्योंकि मैंने तो देखा ये काफी जो लोग अपना घर में खरीद के लिए आए हैं, और मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव की वगैरह के अच्छा बारे में सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं ये एडवाइस करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेके, जो लोग हाई पे होते हैं उनके लिए शायद ये रिकमेंडेड है, जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, क्योंकि हम लोग हर रोज देख रहे हैं पेशेंट्स, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है रिकमेंडेड। और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, उनको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो, उनके हार्ट में नॉर्मल है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ECG करने की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट्स में शायद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही इसको स्टार्ट करें। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अपने आप ही ठीक हो गए, आपको शायद जरूरत थी इस दवाई की, तो शायद जो लोग ज्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं फिर जो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं उनको दवाइयां शुरू की जाती हैं, बाकी लोगों के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट काफी रहता है। उससे पहले आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? सॉरी, HCQ से पहले क्या पूछा था? आपका म्यूट है। हाँ मैम, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है नेगेटिव होने में रिजल्ट्स के? क्योंकि 5 दिन के अब ये बाद रेगुलेशन है, अब ये रेगुलेशन है कि हमें नेगेटिव रिपोर्ट, माइल्ड केसेस में हमें नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माइल्ड केसेस में 17 दिन का आइसोलेशन सफिशिएंट है, और अगर आपको 10 दिन से बुखार वगैरह कुछ नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। कुछ केसेस मैडम में देखा इसमें गया है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने में काफी टाइम लग गया है, तो ये हर केस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इन जनरल बता रही हूँ, जो नॉर्मल माइल्ड सिम्टोमेटिक होम क्वारंटाइन में पेशेंट्स हैं उनको 17 दिन का एडवाइस किया गया है होम आइसोलेशन। तो अगर जैसे मैं रिकवर कर चुका हूँ तो मेरे को दोबारा टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अभी करंट रेगुलेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से, आपको माइल्ड सिम्टम्स थे, आप 17 दिन का क्वारंटाइन कर चुके हैं, आपको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम अभी भी परसिस्ट कर, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, या खांसी ठीक नहीं होती है, बुखार फिर से आ जाता है, तब करनी पड़ेगी। अभी जैसा मेरे को अभी खांसी 2 दिन कल से ज्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है, और अभी मैं दोबारा एक बार चेक करके आपसे पर्सनली फोन पे बात कर लूंगा। SPO अपना मॉनिटर करके एक बार आपसे रिपोर्ट शेयर करूंगा मैं। बिल्कुल। Thank you, Dr. Shalini. Thank you, Deepak ji. For all the Swasth Vihar residents, your mobile number, name, and details have to be registered with Max Hospital for the specific program, the tie-up that Swasth Vihar Care has done with Max Hospital. I would like to personally thank, on behalf of Healthy Hope and Swasth Vihar Care, to Max Hospital for participating with us and for sharing. Thank you so much, Dr. Shalini. It was absolutely wonderful to hear such knowledgeable advice, and I'm sorry we took a lot of your time on a Sunday afternoon. Any doubts related to the Max care program, please connect with Madhu Singh ji and Mr. Rakesh Mehta from Swasth Vihar. This is again for Swasth Vihar people. Deepak ji, thank you so much for your time and sharing. जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आपको अभी भी बहुत तकलीफ हो रही थी जोर से बात करने में. Thank you. बहुत
आभारी हैं हम सब आपके टाइम के लिए, क्योंकि आपने इस मुश्किल समय में हमें हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम सबको बहुत मुझे तो बहुत पर्सनली कॉन्फिडेंट फील हुआ कि अगर आप लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, सबका केयर करते हुए। And Dr. Shalini, your meditative exercise of manifestation of positive in our life, I think it's very scientifically proven. We will all try it. Last week we had one of the senior motivational speakers, homeopathic doctor, and a mental health specialist from a senior consultant from Australia also with us. And we said the same thing, that positive thinking, smile, and taking the precautions is the only way to be. So it was wonderful. Thank you so much. We will soon be organizing in the coming week a session with Dr. Pavinder Lal. So please tune in for that. Looking forward for that session also. Thank you, everybody. I'm getting a Thank you lot so of much. compliments for all 3 of our panelists. Thank you so much for giving time. There are some 50 odd comments saying it was very, very insightful. Thank you for sharing. And so thanks again. And have a great day. Thank you. It was my pleasure. Thank you.